हमें संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में राज्यसभा की उत्पत्ति कैसे हुई? हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भारत के विधायिका को संसद कहते हैं और भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उस विधायिका को द्विसदनात्मक या द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के प्रथम सदन को लोकसभा, जबकि द्वितीय सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी राज्यसभा की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि राज्यसभा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसे उच्च सदन या द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन या अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें कि राज्यसभा के सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात राज्यसभा के सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह जो राज्यों के प्रतिनिधि या राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, यह क्या होता है? तो आइए इसे समझते हैं। किसी राज्य के द्वारा निर्वाचित या चुने गए व्यक्ति जब राज्यसभा में उस राज्य की ओर से कार्य करे और उस राज्य के पक्ष को राज्यसभा में प्रस्तुत करे, तो उस व्यक्ति को राज्यसभा में उस राज्य का प्रतिनिधि कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि वह व्यक्ति राज्यसभा में उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि राज्यसभा में बिहार राज्य के द्वारा कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है या चुना जाता है। तो जब बिहार राज्य के द्वारा निर्वाचित होने के बाद वह व्यक्ति राज्यसभा में जाता है, तब वह व्यक्ति राज्यसभा में बिहार की ओर से कार्य करता है और बिहार के पक्ष को, बिहार के मुद्दों को राज्यसभा में रखता है। तो उस व्यक्ति को राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधि कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि वह व्यक्ति राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अर्थात राज्यसभा में वह बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर हम कहें कि वह राज्यसभा में बिहार का पक्ष रख रहा है, बिहार के तरफ से शामिल हो रहा है। तो यही था राज्य का प्रतिनिधि या राज्य का प्रतिनिधित्व शब्द। अब अगर हम बात करें कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व, तो जहां जहां राज्य शब्द है वहां पे आप संघ राज्य क्षेत्र को रख दीजिए, तो वही उसका अर्थ होगा। और संघ राज्य क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि भारत में राज्यसभा की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात भारत में राज्यसभा का प्रारंभ कैसे हुआ। तो आइए इसे देखते हैं कि भारत में राज्यसभा की उत्पत्ति 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से
या उसके प्रतिवेदन से हुई। ब्रिटिश कालीन भारत में चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, जबकि एडविन मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे। तो इन्हीं के रिपोर्ट से भारत में राज्यसभा की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इसी रिपोर्ट ने सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के गठन की सिफारिश की थी और इसी के रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में राज्य परिषद, जिसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, तो केंद्र में राज्य परिषद के गठन का प्रावधान किया गया, उसके सृजन का प्रावधान किया गया। किस नियम, किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और जब इस अधिनियम के द्वारा इसका प्रावधान किया गया तो यह राज्य परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट्स 1921 में अस्तित्व में आई, क्योंकि 1919 के अधिनियम के द्वारा जितनी भी प्रावधानी की गई थी तो वह सभी अस्तित्व में कब आई थी? तो वह 1921 में अस्तित्व में आई थी। उसके बाद फिर भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भी राज्य परिषद के गठन में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और इसी दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र हुआ, अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 से 1952 में पहले चुनाव होने तक वही संविधान सभा अंतरिम संसद या अनंतिम संसद के रूप में कार्य करने लगी। तो जिस दौरान संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो वह अंतरिम संसद एक सदनीय थी, अर्थात एक सदन वाली थी, उसमें राज्यसभा शामिल नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जिस दौरान यह संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो उस दौरान अंतरिम संसद में राज्यसभा की उपयोगिता या फिर अनुपयोगिता को लेकर काफ़ी बहस हुआ और अंततः 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर संसद में राज्यसभा के गठन को लेकर अंतरिम संसद में इतनी बहस क्यों हुई? आखिर क्यों हमें संसद में 2 सदनों की आवश्यकता पड़ी? आखिर क्यों हमें केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की आवश्यकता पड़ी? तो इसके 2 कारण थे। पहला कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका होने के वजह से हम अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकते हैं। और प्रतिनिधित्व क्या होता है तो इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। फिर दूसरा जो कारण था वह यह था कि अगर संसद में किसी भी विधेयक या किसी भी नीति को पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उस विधेयक पर, उस नीति पर 2 बार विचार किया जा सकता है, एक बार लोकसभा में और दूसरी बार राज्यसभा में। इस तरह से हम किसी भी मुद्दे की 2 बार जांच कर सकते थे, अर्थात किसी भी मुद्दे को 2 बार हमें जांचने का मौका मिलता है। तो अब मान लीजिए कि अगर संसद का कोई एक सदन जल्दबाजी में किसी विधेयक पर निर्णय ले लेता है तो द्वितीय सदन में उस पर पुनर्विचार किया जाता है। तो इन्हीं 2 कारणों के वजह से केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को अपनाया गया। इसी 2 कारणों के वजह से हमें संसद में 2 सदनों की आवश्यकता पड़ी। तो चलिए फिर बात करते हैं
कि अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन या राज्यसभा की संरचना संबंधी प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है तो वह अनुच्छेद 80 के तहत, या फिर राज्यसभा की संरचना कहने का मतलब कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, उसमें से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं राज्यसभा की संरचना। तो यह राज्यसभा की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को राज्य परिषद के नाम से किया गया था। राज्य परिषद, जिसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही कहा जाता था। और इस राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो इसकी प्रथम बैठक आयोजित कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। और इस राज्यसभा के प्रथम सभापति भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के सभापति ने यह घोषणा किया कि राज्य परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट्स अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। तो राज्य परिषद को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। उस समय भी इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था और अभी भी इंग्लिश में इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही कहा जाता है। तो यहां तक बातों को समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी अनुच्छेद 80 के तहत बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां लिखा गया है कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम या निश्चित सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब यह क्या बात है, तो आइए इसे हम चार्ट से समझते हैं। तो अभी आपको इस चार्ट में सिर्फ इधर वाले हिस्से को ध्यान देना है। ठीक है, अभी जो भी लाइन पढ़े तो उसके अनुकूल इस हिस्से को हमें ध्यान में देना है। तो क्या लिखा गया था कि अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है या निश्चित सदस्य संख्या निर्धारित की गई है, तो वह कितनी की गई है? तो वह 250 की गई है। मतलब राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 होंगे। इस 250 सदस्य में से 238 सदस्य निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राज्यसभा के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। फिर बात करें कि ये जो 238 निर्वाचित सदस्य हैं, तो यह किसके द्वारा निर्वाचित होंगे? मतलब कहां से यह निर्वाचित होंगे? निर्वाचित कहने का मतलब कि चुना जाना। तो यह जो 238 निर्वाचित सदस्य हैं, 238 चुने गए सदस्य हैं, तो वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होंगे या फिर राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाएंगे। कौन? तो 238 सदस्य। अब देखिए, तो अभी जो हम बात कहे कि यह जो 238 सदस्य हैं वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होंगे, तो इसी शब्द को हम दो अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यह जो 238 सदस्य हैं, तो यह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। फिर इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह जो 238 सदस्य हैं, तो यह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो प्रतिनिधि होंगे या प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इसे अभी हम लोग यहां पर समझ चुके हैं और एग्जाम्पल के तहत भी इन शब्दों को समझे हैं। तो इसे आप लोग समझे होंगे कि इसे ही हम दो अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर कुछ और बातों को भी हम लोग समझते हैं कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में किसका किसका प्रतिनिधित्व होता है, मतलब
कि राज्यसभा में क्या सिर्फ राज्य का ही प्रतिनिधित्व होता है? तो जी नहीं, राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दोनों का प्रतिनिधित्व होता है और इसके साथ साथ मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। यह बात समझ गए? अब चलिए एक बात को और भी जानते हैं। अभी आपने क्या देखा कि यह जो 238 निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, तो इसी सदस्य को 230 और 8 के अनुपात में बांटा गया है, क्योंकि यह 238 सदस्य में से 230 सदस्य राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात राज्य का यह प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 238 में से 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं या फिर संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन बातों को समझे? तो क्या समझे कि इसी 238 सदस्य को हम इस तरह से भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एग्जाम में कई बार किस तरह से पूछ लिया जाता है। अब मान लीजिए कि इस निर्वाचित, यह जो 238 निर्वाचित सदस्य था, इसे हम ढक देते हैं, ठीक है। फिर अब हम इसे देखिए कैसे समझाते हैं कि अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या या निश्चित सदस्य संख्या 250 होंगी, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जबकि 230 सदस्य राज्य के प्रतिनिधि होंगे और 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। तो इस तरह से भी इन पूरी बातों को कहा जा सकता है। जबकि इससे पहले हम क्या कहे थे कि राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य होंगे, जिसमें से 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होंगे या उसके प्रतिनिधि होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन इसी 238 को हम 230 और 8 के तरफ से भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक और वर्ड को समझिए कि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एक वर्ड लिखा जाता है, तो वह वर्ड क्या होता है? अनधिक। अनधिक कहने का मतलब, जैसे कि हम आपको समझाएं कि यहां वर्ड हम लिख देते हैं एक कि 250 से अनधिक। कई बार एग्जाम में इस तरह से शब्द को लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए 250 से अनधिक अगर वर्ड भी दे तो भी इसका मतलब यही हुआ कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। तो यह अनधिक वर्ड कहीं भी लगाकर दे सकता है, जैसे 238 से अनधिक लिख सकता है, 12 से अनधिक मनोनीत लिख सकता है ना। तो इस तरह से आपको समझना है। तो चलिए अब हम लोग क्या है कि इस अधिकतम सदस्य के चार्ट को तो समझ गए, लेकिन यहां देखिए लिखा गया है कि लेकिन राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। मतलब अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 245 है। इनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आइए अब इसे हम लोग इधर वाले चार्ट से समझते हैं। तो क्या था कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या है? तो वह है 245। अब बात करते हैं कि यह जो 245 सदस्य हैं, तो इस 245 सदस्य में से 233 सदस्य निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस बात को समझ गए? अब यह जो 233 निर्वाचित सदस्य हैं, तो यह किसके द्वारा निर्वाचित होंगे? तो वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होंगे। या फिर हम यूं कहें कि यह जो 233 सदस्य हैं, तो यह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहें कि यह जो 233 सदस्य हैं, तो वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहां पर? तो राज्यसभा में। इन बातों को समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इधर मनोनीत का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि ये तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन आइए हम इस 233 सदस्य को भी विभाजित करते हैं। तो अभी आप क्या पढ़े कि यह 233 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक।
तो इस 233 सदस्य में से 225 सदस्य राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात राज्य के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि इस 233 सदस्य में से 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इन बातों को समझे? ठीक है। फिर अब हम बात करें कि यह जो संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, तो जिसके 8 सदस्य प्रतिनिधि हैं, तो इस संघ राज्य क्षेत्र में कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं? तो अभी वर्तमान में कुल कितने संघ राज्य क्षेत्र या कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ राज्य क्षेत्र हैं, और उन 8 केंद्र शासित प्रदेश में से सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश ही राज्यसभा में मतलब उसी सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो वह 3 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन सा है? तो वह है दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली के कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं? तो 3, इस 8 को विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। पुडुचेरी से 1 सदस्य, जबकि जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य राज्यसभा में शामिल होते हैं। तो जब आप इसे जोड़िएगा कि 3 1 4 और 4 4 8, तो इस तरह से 8 सदस्य हो जाते हैं संघ राज्य क्षेत्र से, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हम अगर 233 निर्वाचित सदस्य को अगर हम ढक दें तो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 225 सदस्य जो हैं वह राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ तक समझ गए? अब चलिए यहाँ पर एक बात हम लोग यह जान लेते हैं कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह 225 एवं 8 का आंकड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन अभी आपको यह आंकड़ा डाइजेस्ट होगा। तो चलिए इसे समझाते हैं कि देखिए, क्योंकि आप में से जिसे भी यह आंकड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा तो आप लोग कह रहे होंगे कि सर हम लोग कई सारे किताब या प्रीवियस ईयर में यह पढ़े हैं कि राज्य के 229 प्रतिनिधि होते हैं, जबकि संघ राज्य क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन आइए यह आंकड़ा यहाँ कैसे लिखा गया है तो इसे समझाते हैं। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यह क्या था? एक राज्य था। तो जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो उस समय जो इसके 4 राज्यसभा सीट थे तो वह केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ना आकर वह राज्य के अंतर्गत आता है ना। तो इस तरह से जब हम इस 4 को यहां जोड़ते तो यह हो जाता कितना? 229, और इस 8 में से तब 4 को हम घटा देते, तब यहां क्या हो जाता? 4 हो जाता, अर्थात 229 और 4 का आंकड़ा होता। लेकिन कब? जब जम्मू कश्मीर राज्य था। लेकिन क्या हुआ कि 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य के जगह एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और इस तरह से अब जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसी वजह से उनका जो यह 4 राज्यसभा सीट था तो अब वह राज्य से निकल गया, और यह 4 राज्यसभा सीट किसमें शामिल हो गया? तो संघ राज्य क्षेत्र में शामिल हो गया। तो इसी वजह से यह आंकड़ा 225 और 8 का है। तो अब आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। चलिए इस चार्ट को समझने के बाद अब यहां से 2 तरह के सदस्य निकलकर आते हैं, है ना, कि एक निर्वाचित सदस्य, किसी भी तरफ से ले लीजिए, कि एक निर्वाचित सदस्य और दूसरा मनोनीत सदस्य। तो सबसे पहले हम निर्वाचित सदस्य की बात कर लेते हैं। तो यहां देखिए वही लिखा गया हेडिंग में कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या फिर चुनाव, मतलब राज्यसभा के किन सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव होगा? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव होता है, क्योंकि मनोनीत सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनका निर्वाचन या चुनाव नहीं होता है। तो वर्तमान में हम 233 सदस्य के निर्वाचन की बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पहला पॉइंट है
कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो चुनाव होता है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जनता राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष रूप से करती है। कैसे? तो आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि बिहार राज्य की जनता बिहार राज्य की विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, और जब जनता बिहार राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है तो वही बिहार राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वही बिहार राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो वह सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या है कि बिहार की जनता बिहार राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, फिर यह जो बिहार राज्य विधानसभा का जो सदस्य है या निर्वाचित जो सदस्य है, तो वह क्या करता है, वह राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करता है। तो इस तरह से वह जो जनता थी वह राज्यसभा के सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर रही है। अब चलिए बात करते हैं कि यह जो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, या हम यूं कहें कि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है, तो उसका तरीका क्या है, उसकी रीति क्या है, किस तरीके से इसका चुनाव होता है। तो देखिए, यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है। तो अगर आपको यह डिटेल में जानना है तो आप राष्ट्रपति का चैप्टर देख सकते हैं, वहाँ हम इसे बहुत ही डिटेल में समझाए हुए हैं। तो यह तरीका समझ गए। और फिर दूसरी बात जो यह है कि यह जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, तो इसके लिए गुप्त मतदान के जगह खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाई गई है। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव खुले मतदान के द्वारा होता है, जबकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, वह गुप्त मतदान के द्वारा होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव खुले मतदान के द्वारा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्योंकि क्रॉस वोटिंग ना हो। लेकिन यह जो खुला मतदान और गुप्त मतदान क्या होता है, तो इसके लिए हम अलग से 5-10 मिनट का एक क्लास लाएंगे ताकि हम आपको इसे डिटेल में समझा सकें। तो अभी आप सिर्फ यही जानिए कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव खुले मतदान के द्वारा होता है। यहाँ तक बातों को समझ गए। अब चलिए, यह जो पहला पॉइंट था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, तो इसे और भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या है कि यहाँ पर देखे थे कि यह जो 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो इस 233 सदस्य में से 225 सदस्य राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 225 सदस्य राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, तो इन राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन कैसे होता है राज्यसभा के लिए। तो देखिए, राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है या बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उस प्रतिनिधि का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का प्रतिनिधि करने वाला है राज्यसभा में, तो उस व्यक्ति का चुनाव बिहार राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में यूपी के प्रतिनिधि के रूप में अगर वह शामिल होगा, तो उस व्यक्ति का चुनाव
उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब अगर हम बात करें कि राज्यसभा में यह जो 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, तो संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? तो उस संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल के द्वारा। तो अब देखिए यहां वर्ड अलग आ गया। यहां वर्ड क्या आया कि निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब जिस संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे तो उसी संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां निर्वाचक मंडल एक वर्ड आ गया, आइए इसे समझते हैं। देखिए क्या था कि 3 अप्रैल 1952 को जब राज्यसभा का गठन किया गया था, तो उस दौरान भारत के राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी को मिलाकर राज्यसभा का गठन किया गया था। तो जिस समय राज्यसभा का गठन किया गया था, तो उस समय दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के पास विधानसभा नहीं थी। अर्थात दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन नहीं किया गया था। तो उस दौरान क्या होता था कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता था, और उस निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते थे, तो वही निर्वाचक मंडल के सदस्य दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि एवं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि का निर्वाचन करते थे। ठीक है, चुनाव करते थे। लेकिन क्या हुआ कि आगे चलकर यह जो दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर भी विधानसभा का गठन किया गया। और जब दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा का गठन कर दिया गया, तब जाकर यह जो निर्वाचक मंडल है कि संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में, तो यह संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होने लगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसे वर्तमान स्थिति से समझिए कि अगर हम कहें कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करेगा, तो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसका निर्वाचन करेंगे। तो अर्थात इसके निर्वाचक मंडल में दिल्ली विधानसभा, ये दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इस निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। ठीक इसी तरह से पुडुचेरी का भी होगा। लेकिन फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जब 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ इसे विधानसभा भी दिया गया। तो इस तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की भी बात करें, तो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि का निर्वाचन तो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो यह कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। लेकिन अब अगर हम बात करें कि आगे चलकर भविष्य में किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश को, मान लीजिए कि अगर किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश को अगर राज्यसभा सीट दिया जाता है, ठीक है, इसी में कटौती कर कर किसी और को दिया जाता है, लेकिन अगर विधानसभा सीट वहां नहीं दिया जाता है, तो फिर उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि का निर्वाचन जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि उस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का तो गठन ही नहीं किया गया। तो वर्ड क्या होगा कि उस केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचक मंडल के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाएगा। चलिए, इन सभी बातों को समझने के बाद अब बात करते हैं कि इन मनोनीत सदस्य के बारे में, कि यह जो राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो देखिए, मनोनीत जो सदस्य है तो उसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे देखिए, मनोनीत सदस्य को ही या तो नामित सदस्य या नामांकित सदस्य या नाम निर्देशित सदस्य के नाम से भी जाना जाता है, और जिसे इंग्लिश में नॉमिनेटेड मेंबर भी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। इन बातों को तो हम मान गए कि ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों
किसी सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो देखिए इसका उद्देश्य यह है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना किसी चुनाव के राज्यसभा में जा सके, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब चलिए बात करते हैं कि राज्यसभा के लिए नामांकित की जाने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो वह थी नरगिस दत्त। इनका कार्यकाल रहा था 3 अप्रैल 1980 से 3 अप्रैल 1981 तक। फिर बात करते हैं कि यह जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, तो यह मनोनीत करने संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, इसका स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है तो वह आयरलैंड का संविधान है। आयरलैंड के संविधान से ही इस तरह के मनोनीत करने के प्रावधान को लिया गया है। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ देखिए नोट करके एक पॉइंट लिखा गया है कि अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है। तो देखिए जिस तरह से भारतीय संसद के उच्च सदन को या द्वितीय सदन को राज्यसभा कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से अमेरिकी संसद के उच्च सदन को या द्वितीय सदन को सीनेट कहा जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह जो राज्यसभा में किसी व्यक्ति को मनोनीत करने का प्रावधान या नामित करने का प्रावधान किया गया है, जबकि अमेरिकी सीनेट में किसी भी व्यक्ति को नामित करने या मनोनीत करने जैसा प्रावधान नहीं किया गया है। यहां तक समझ गए। अब चलिए बात करते हैं कि राज्यसभा में सीटों या स्थानों का आवंटन, कि अलग अलग राज्य में जो अलग अलग सीट या स्थान आवंटित किए जाते हैं या जो बंटवारा जो किया जाता है, तो आइए उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह यह है कि संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों के आवंटन का निर्धारण या उपबंध या प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि राज्यसभा में किस किस राज्य को या किस किस संघ राज्य क्षेत्र को कितना कितना राज्यसभा सीट आवंटित करना है, तो इसका निर्धारण, इसका प्रावधान संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है। फिर बात करते हैं कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों का जो आवंटन किया गया है, तो यह सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो यह क्या है? तो इसका मतलब यह हुआ कि देखिए अलग अलग राज्य या अलग अलग संघ राज्य क्षेत्र को जो राज्यसभा सीट आवंटित किए जाते हैं, तो उस अलग अलग राज्य या उस अलग अलग संघ राज्य क्षेत्र के जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सीट आवंटित की जाती है। तो इसका मतलब कि यहां पर देखिए एक वर्ड हम यह भी कह सकते हैं कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों का आवंटन ना कह के हम यह कह सकते हैं कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक राज्यसभा सीट आवंटित किए जाते हैं किसी भी राज्य को। तो इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग राज्य एवं अलग अलग संघ राज्य क्षेत्र में अलग अलग राज्यसभा सीट होती है। जैसे अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है, जबकि त्रिपुरा में राज्यसभा सीट 1 है। आखिर ऐसा क्यों? तो यह उनकी जनसंख्या के आधार पर इस तरह के राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। लेकिन अब अगर हम बात करें फिर से अमेरिकी सीनेट की, है ना, अमेरिकी सीनेट क्या होती है यह हम आपको समझा चुके हैं। तो अगर हम अमेरिकी सीनेट की बात करें तो यहाँ पर सीटों का जो आवंटन किया जाता है राज्यों को, तो वह आवंटन समानता के आधार पर किया जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, अभी हम क्या देखें कि राज्यसभा में
भारत के किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को सीट का जो आवंटन किया जाता है, राज्यसभा सीट का जो आवंटन किया जाता है, तो वह उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। लेकिन अमेरिकी सीनेट में जो सीटों का आवंटन किया जाता है तो वह जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता है, वह वहां के राज्य की जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि समानता के आधार पर किया जाता है। अर्थात अमेरिका के प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि जिस तरीके से भारत के राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 या वर्तमान सदस्य 245 है, ठीक उसी तरीके से अमेरिकी सीनेट में कुल सदस्य संख्या 100 है और प्रत्येक अमेरिकी राज्य को 2-2 सीटें प्रदान की गई है। तो चाहे वह अमेरिका का बड़ा राज्य हो या फिर अमेरिका का छोटा राज्य हो, सभी राज्य को 2-2 सीटें प्रदान की गई है। अर्थात प्रत्येक राज्य को अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। लेकिन जबकि हमारे भारत में इस तरह का प्रावधान नहीं है, बल्कि भारत में जो प्रावधान किया गया है वह जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के गठन के परिणाम स्वरूप राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या वर्ष 1952 से लेकर अब तक समय समय पर बदलती रही है। तो किस तरह के सदस्यों की संख्या की बात की जा रही है? निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मनोनीत सदस्यों की संख्या की बात नहीं की जा रही है। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या वर्ष 1952 से लेकर अब तक समय समय पर बदलती रही है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अर्थात राज्यसभा में भारत के 28 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी कितनी राज्यसभा सीटें आवंटित की गई है, तो उसी का चार्ट यहाँ पर दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस चार्ट से एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा सीटों के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो वह है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु और फिर चौथा और पांचवा तो चौथा पांचवा तो बिहार और बंगाल दोनों का समान ही है ना। तो यह है 5 शीर्ष राज्य। तो चौथे पे बंगाल भी हो सकता है या बिहार भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के समान ही हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है तो वह कैसे पूछा जाएगा, कि जैसे आरोही या अवरोही क्रम में पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, इसी टॉप 4 राज्य को ले लेते हैं, ठीक है, और इसे कह देगा आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में सजाइए का मतलब क्या हुआ कि छोटा से बड़ा, अर्थात उसे बढ़ते क्रम में सजाइए। तो देखिए आरोही क्रम में अगर आप इसी 4 राज्य को सजाते हैं तो पहले क्या आएगा? बिहार, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश होगा। फिर बात करें कि मान लीजिए हम इसी 4 राज्य को ले लेते हैं और आपसे कह देगा कि इसे अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही क्रम कहने का मतलब कि घटते क्रम में, अर्थात बड़ा से छोटा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर बिहार। अब बात करते हैं कि फिर और किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, कि बोल देगा कि इनमें से किन किन राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है या समान राज्यसभा सीटें हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप समान राज्यसभा सीट देख सकते हैं कि बिहार बंगाल था, फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात के पास जो है समान राज्यसभा सीट है। ठीक उसी तरीके से इधर जिसके पास एक एक है, यह भी समान राज्यसभा सीटों वाले राज्य हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब चलिए एक एक करके हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि किसके पास कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के पास 31 राज्यसभा सीट, महाराष्ट्र के पास 19, तमिलनाडु के पास 18, बिहार को 16, बंगाल को 16, कर्नाटक को 12, आंध्र प्रदेश को 11, मध्य प्रदेश को 11, गुजरात को 11, राजस्थान को 10,
ओडिशा को 10, केरल को 9 राज्यसभा सीट प्रदान किया गया है। ठीक उसी तरीके से तेलंगाना को 7, असम को 7, पंजाब को 7, झारखंड को 6, हरियाणा को 5, छत्तीसगढ़ को 5, उत्तराखंड को 3, हिमाचल प्रदेश को 3, गोवा को 1, मेघालय को 1, त्रिपुरा को 1, अरुणाचल प्रदेश को 1, मणिपुर को 1, मिजोरम को 1, नागालैंड को 1 और सिक्किम को 1 राज्यसभा सीट प्रदान किया गया है। तो यह तो था 28 राज्य। अब बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र एवं केंद्र शासित प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें दी गई है। तो देखिए, अभी वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उस 8 केंद्र शासित प्रदेश में से केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों को ही राज्यसभा सीटें प्रदान की गई है। लेकिन अन्य 5 केंद्र शासित प्रदेशों को जो है राज्यसभा सीटें क्यों नहीं प्रदान की गई है? क्योंकि वहाँ उतनी जनसंख्या नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा सीट जो आवंटित किया जाता है तो वह उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक राज्यसभा सीट आवंटित किए जाते हैं। तो वह जो 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उसकी जनसंख्या उतनी नहीं होने की वजह से उन्हें राज्यसभा सीट प्रदान नहीं किया गया है। तो वह 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जिसे राज्यसभा सीट प्रदान किया गया है? तो वह है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। तो जम्मू कश्मीर को 4, दिल्ली को 3 और पुडुचेरी को 1 राज्यसभा सीट प्रदान किया गया है। तो यही था राज्यसभा का गठन एवं राज्यसभा की संरचना से संबंधी क्लास। Thank you.